आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में जिन टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा करी है, आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर से रिलेटेड, सदिशों से रिलेटेड अपनी जानकारी को और इंक्रीज करने जा रहे हैं। और आज हम सदिश से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो जिस टॉपिक के ऊपर हमको चर्चा करनी है आज, वो है यूनिट वेक्टर्स, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर्स हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, समझे हैं। हम ये जानते हैं कि एक एकांक सदिश, एक यूनिट वेक्टर को हम लोग सिर्फ दिशा का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका परिणाम एक होता है, और इसीलिए इसे यूनिट यानी कि एकांक सदिश कहा जाता है। इसकी जो दिशा होती है वो सिर्फ हम उसको यूज करने के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं किसी सदिश के साथ। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को हम लोग प्राय ऐसे कैप लगाते हैं, उसके ऊपर किसी सदिश के ऊपर ऐसे कैप लगा करके बताया जाता है। किसी सदिश को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे देते हैं। इतनी सारी चीजें एकांक सदिश के बारे में आई होप कि आप जानते होंगे। एकांक सदिश कैसे बनाना है, आपको कोई वेक्टर दे रखा है, उसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वेक्टर में उस का जो परिमाण होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका भाग दे देना, तो आपका एकांक सदिश बन जाएगा। ठीक है। अब हमें जो आज जिस पॉइंट के ऊपर बात करनी है वो एकांक सदिश से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास x, y और z तीन अक्ष होते हैं, और तीनों अक्षों की एक दिशा होती है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। तो x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, हमने इन तीनों अक्षों के लिए जो एकांक सदिश जो यूनिट वेक्टर है वो फिक्स कर दिए हैं, उनके नाम फिक्स कर दिए हैं। क्योंकि आगे हम लोग जब कार्तीय निरूपण, कार्टिजन जो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसी सदिश का, तो वहां पर कार्तीय रूप में, कार्टिजन फॉर्म में हमको क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं एक्स वाई जेड में ही हमको बात करनी होती है ना। तो अगर कोई एक्स वाई तल में होगा, एक्स वाई जेड तल में होगा, है ना, तो हमको वहां पर सदिश को निरूपित करने के लिए एक्स की दिशा, वाई की दिशा, जेड की दिशा अलग अलग बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग एकांक सदिश का यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ दिशा ही तो बतानी है, तो दिशा बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। और वो हमने फिक्स करा हुआ है कि एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है उसको हमको क्या लेना है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होगा तो उसको क्या लेना है, और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होगा तो उसको क्या लेना है। की दिशा में एकांक सदिश, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा x अक्ष की दिशा में वो होगा i कैप, y अक्ष की दिशा में j कैप, और z अक्ष की दिशा में k। आई कैप, जे कैप, के कैप, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आई कैप जो है एक्स अक्ष की डायरेक्शन, वाई कैप, जे कैप जो है वाई अक्ष की डायरेक्शन, और के कैप जो है जेड अक्ष की डायरेक्शन। ठीक है, निरूपित कैसे करें, समझो इस बात को। अगर हम ये बोलते हैं कि सपोज ये एक्स और वाई अक्ष है क्रमशः, ठीक है, जेड एक्सिस नहीं बना रहा हूं अभी, और अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक वेक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज हम ये बोलते हैं 6 न्यूटन है, बल की बात कर रहे हैं हम, कोई बल इस टाइप से। तो इसको अगर मैं कार्तीय रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 6 आई कैप, 6 आई कैप। समझ में आया, 6 आई कैप क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में ही तो है पूरा, ये सदिश जो है पूरा का पूरा कौन सी डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में।
तो परिमाण इसका पता है हमें 6, और दिशा देनी है इसको, तो एक्स अक्ष के साथ दिशा देने के लिए हम लोग 6 आई कैप लिख लेंगे। तो ये हो गया कार्तीय निरूपण यानी कि कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं। आप ये बताइए, इतना पार्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कार्तीय रूप से कैसे निरूपित किया जाता है किसी सदिश को। कार्तीय निरूपण, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। सपोज ये सदिश है आपके पास, ये वेक्टर दे रखा है आपको। अब आपसे बोला कि जो वेक्टर है इस वेक्टर को आप कार्तीय रूप में लिखो, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। तो आप क्या करोगे, आप इसके अराउंड एक्स अक्ष और वाई अक्ष डिफाइन करोगे। देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला एक्स अक्ष होगा, ये वाला वाई अक्ष होगा, ये वाला जेड अक्ष, जरूरी नहीं, किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बस हमें ट्रेडिशनली हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में वो बात है एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो सदिश है ये कहां पर है, ये मुझे एक्स वाई तल में दिख रहा है, जेड तल में नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, जेड एक्सिस पर नहीं है, तो एक्स वाई तल में ही दिख रहा है। यानी कि इसमें कौन कौन से एकांक सदिश होंगे, अगर मैं यूनिट वेक्टर्स लूं इसमें, तो मुझे देखने को मिलेगा आई कैप और जे कैप। अब आई कैप और जे कैप के साथ कौन सी संख्याएं लिखेंगे उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, उसका निर्धारण हम ऐसे करेंगे। यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा, सपोज ये ए एक्स पॉइंट काटा, तो आई के साथ ए एक्स लिखेंगे। और सपोज ये यहां पर ए वाई पॉइंट पर काटता है वाई एक्सिस को, तो ए वाई जे। तो ये जो वेक्टर है हमारा, सपोज ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अगर ये 3D में होता, एक्स वाई जेड तल में होता, तीनों तल में होता, तो इसके लास्ट में क्या आ जाता और टर्म, तो मैं उसको लिख दे रहा हूं, इसके लास्ट में आ जाता ए जेड के कैप। समझ में आया? समझ में आया है? ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई वेक्टर मैं ऐसे लिखूं f इज इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस 3k, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, समझ में आ जाएगा आपको, है ना? जैसे सपोज किसी में लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ है 6i प्लस 3k कैप, तो आप उसमें क्या कर लेना, j वाला जो है, j वाले के साथ क्या करोगे, प्लस 0j लिख लोगे। बात तो वही है ना, जीरो वाला j वाला जो कंपोनेंट है, यानी जो y अक्ष वाला जो कंपोनेंट है वो 0 है। ठीक हो गया? तो इस हिसाब से हम लोग जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्तीय रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीज हैं। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, है ना, पहले हम सदिश का मैग्नीट्यूड निकालते थे। अब यहाँ पर जो इस सदिश का परिमाण जो होगा उसको हम लोग एक फॉर्मूला से निकालेंगे। तो जो इस सदिश का परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो आप निकालोगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड, सिर्फ इस सदिश के लिए। ठीक है, इस सदिश का परिमाण जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। ठीक है ना? और जो दिशा है, दिशा आप जानते ही हैं, दिशा को आप आई जे के से निरूपित कर ही रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो है वेक्टर्स को कार्तीय निरूपण में लिखते हैं। उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, चीजें सारी आपकी समझ में आई हैं, आई होप आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अभी तक हमने सदिशों का योग देखा था, तो हम इसमें देखते हैं सदिश का योग कैसे होता है। तो जैसे सपोज हम ये बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन बता देता हूँ, सब्ट्रैक्शन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दो बल हैं F1 और F2, ठीक है, ये 3i माइनस 2j कैप और ये वाला है 4k कैप। तो क्या मतलब हुआ, यहां पर k नहीं है, 3i माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप, और यहां पर i j दोनों नहीं है, तो 0i प्लस 0j प्लस 4k कैप।
योग का मतलब हुआ, एडिशन का मतलब हुआ इसका आई साथ में जुड़ेगा मतलब 3i कैप, जे साथ में जुड़ेगा मतलब कि यह आएगा -2j कैप, और के साथ में जुड़ेगा मतलब कि +4k। तो जो F1 और F2 को जोड़ करके जो नया सदिश बनेगा परिणामी, उसका जो मान आएगा वो आएगा 3i कैप -2j कैप +4k। अब इस तरह परिणामी पूछ लिया आपसे, बताओ जो F1 और F2 का परिणामी क्या होगा, उसका सिर्फ परिमाण बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, दिशा नहीं बताइए। तो सिर्फ परिमाण के लिए आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसमें अगर आप प्लस माइनस ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर हो जाना है तो आंसर जो है प्लस नहीं आना है। 9 और 4 13, 13 और 16 हो गए हमारे 29। सो हमारा आंसर जो आ रहा है √29 मात्रक √29। समझ में आया? तो दो बल जो है उनका परिणामी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, एडिशन है ना। पहले हम अगर एडिशन करते थे तो परिणामी कैसे निकालते थे, वहां पर R = अगर हमको ऐसे नहीं दिया रहता था, अगर हमको IJK की फॉर्म में नहीं दिया रहता था, सिंपल दिया रहता था कि F जो है 6 न्यूटन है, ठीक है, और F2 जो है वो 5 न्यूटन है, और दोनों के बीच का कोण दिया रहता था, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, R = √F1² + F2² + 2 F1 F2, अगर जोड़ना हो तो cos थीटा, अगर घटाना हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, कंपोनेंट्स देखने हैं, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, सिंपल सी बात है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीजें जो है आपको समझनी है कि यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर, छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता आपको लग रही होंगी। बस जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, काफी सारे क्वेश्चंस इस पर बेसिस करेंगे, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है दिमाग में रखनी है एक साथ, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब्सट्रैक्शन में माइनस कर देंगे सिंपली बस। अब देखते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर हम लोग अब चर्चा करेंगे। मल्टीप्लीकेशन देखिए, वेक्टर्स का, सदिशों का गुणन जो है ये दो प्रकार से होता है। सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो किस किस प्रकार से होता है, डायरेक्ट पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाए, है ना। सीधे टॉपिक में हम जब समझ रहे हैं, अभी हमारा बेस है टॉपिक को समझने का, फर्स्ट टाइम हम इसको समझ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड सारी बातों को सीख लेते हैं, है ना। सारी भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितनी बातों को हम लोग सीख सकते हैं जो हमारे आगे काम आएंगी, उसको हम लोग सीख लेते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट पर कमांड बनाएंगे, है ना। सदिशों का जो गुणन है देखो, अदिशों का गुणन तो सिंपल, जो हम जानते हैं, अदिश मतलब जैसे 5 और 5 25 हो गया, है ना। 6 और -5, 6 और -5 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, -30 आएगा, सिंपल सी बात है। सदिशों की गुणा में थोड़ा सा ट्रिक है, सदिशों की गुणा इतनी आसान नहीं होती, तो इसीलिए हम सदिशों का गुणन देख रहे हैं, अदिशों का गुणन नहीं देख रहे हैं, पहली बात ये। तो सदिशों का गुणन क्या क्या हो सकता है, अगर एक सदिश की एक अदिश से गुणा कर दी जाए, अदिश गुणा सदिश, अदिश और सदिश राशि समझते हैं ना, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। या फिर एक सदिश की एक सदिश से गुणा हो जाए, समझो, या तो एक अदिश की एक सदिश से गुणा हो जाए, या तो एक सदिश की सदिश से गुणा हो जाए। ये वाला केस हम नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने बताया अदिश और अदिश की गुणा जो है ये हमारे लिए बच्चों का खेल है, हम इसको जानते हैं, तो ये तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सदिश गुणा अदिश, बात वही हो गई, अदिश की सदिश से गुणा है सदिश की अदिश। तो पहले वाले केस के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अदिश की जब सदिश से गुणा होनी होगी, तो जैसे सपोज एक वेक्टर है ए, ठीक है,
इसको मैं लिख लेता हूं कार्तीय रूप में। सपोज एक वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से है, और उसमें हमने एक अदिश की गुणा कर दी। एक अदिश मतलब सपोज ये बोलते हैं 5 से गुणा करने पर, 5 अदिश ही तो है, तो अदिश गुणा सदिश होगा नहीं, वहां अदिश गुणा सदिश हो गया ना। तो 5 से गुणा करेंगे, सिंपल ध्यान रखना है, होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। 5 जो है सबके कंपोनेंट के साथ आ जाएगा, पूरे सदिश में गुणा हो जाएगी। 5 AY J कैप प्लस 5 AZ K, बस इतना ध्यान रखना है। अदिश और सदिश की गुणा में सिंपली जो अदिश होगा वो सदिश के हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे एक एग्जांपल दिया जाए आपको, जैसे एक एग्जांपल दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक बल है 2I प्लस 3J माइनस K, और इसमें बोला जाए कि हमको क्या करना है, एक अदिश की गुणा करनी है जो कि 10 है। तो 10 से जब F1 को गुणा करेंगे तो ये 10 2 20 F1 कर लेगा, प्लस 30 J कैप कर लेगा, माइनस 10 K कैप। तो जो नया बल बनेगा वो 10 गुना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड उसका 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, परिमाण जो है 10 गुना हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, तो अदिश की सदिश से गुणा भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमको समझना है, जो हमको डिटेल में पढ़ना है, वो है सदिश से सदिश की गुणा। तो सदिश से सदिश की गुणा जो है वो 2 तरीके से हो जाती है। ठीक है, एक तो सदिश और सदिश के बीच में अगर डॉट लगा हो, और एक सदिश और सदिश के बीच में क्रॉस लगा हो। क्या लगा हो, क्रॉस लगा हो। देखो, ये वाला क्रॉस और ये गुणा दोनों अलग बात है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई नहीं, अदिश और सदिश की गुणा करने पर जो आंसर आएगा हमारा, वो हमेशा क्या आता है, एक सदिश राशि आती है। वेक्टर और स्केलर का जब प्रोडक्ट किया जाता है तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आएगा, सदिश राशि होगी, यानी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये बात समझनी है हमें। लेकिन जब सदिश और सदिश की जो डॉट वाली गुणा होगी, वहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा एक अदिश राशि, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी। और अगर सदिश और सदिश का क्रॉस में गुणा किया जाए तो वहां पर आंसर आएगा एक सदिश राशि। अब आप लोग थोड़ा जो है डाउटफुल हो रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब हम सदिश और सदिश की गुणा ही तो कर रहे हैं, तो एक बार सदिश और सदिश की गुणा करके अदिश आंसर आ रहा है, एक बार सदिश और सदिश की गुणा करके सदिश आंसर आ रहा है। यानी वेक्टर और वेक्टर की जब गुणा कर रहे हैं एक बार तो वेक्टर ही आ रहा है, और वेक्टर और वेक्टर की गुणा कर रहे हैं एक बार तो उस टाइम स्केलर आ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल? तो यही चीज तो पढ़नी है ना। देखिए, इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहां पर करते हैं इसको समझने की कोशिश। जो सदिशों का गुणनफल होता है, सदिश राशियों, वेक्टर क्वांटिटीज का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, 2 तरीके से होता है। हो सकता है, 2 तरीकों से हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, हिंदी में हम कहते हैं सदिशों का अदिश गुणन, और सेकंड है हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें सदिशों का गुणन करने पर क्या आता है, सदिश आता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सदिश गुणन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर 2 सदिशों को गुणा किया जाए तो वहां पर अदिश गुणन होगा उसका
मतलब जो आंसर आएगा वो अदिश राशि आएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट में ये सदिश राशि आएगी। और हम इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ए और बी दो सदिश है, ए और बी दो सदिश है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो उसका आंसर सी आएगा, और अगर ए और बी दो सदिश है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर सी वेक्टर आएगा। समझ रहे हो बात को? ऊपर मैंने सी लिखा है, नीचे सी वेक्टर लिखा है, मतलब ऊपर क्या है, अदिश राशि आंसर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, सदिश राशि आंसर आ रहा है। तो ये गुणन होता किस तरीके से है, क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखी जाती है, कैसे कैसे हम गुणा करते हैं, क्या क्या उसके क्वेश्चन है, सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी मैं आपको जो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर लेकर के चलता हूं। अभी आप इनको सिर्फ याद कीजिए, वन बाय वन हम लोग सारी चीजों को कवर अप करेंगे। सो इस चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में आपको सदिशों का सदिश गुणन विस्तार से समझाया जाएगा, सदिशों का अदिश गुणन विस्तार से समझाया जाएगा। तो जब सदिशों का सदिश गुणन होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, वहां पर जो आंसर आता है, ये जो रिजल्ट आता है, उसको हम सिंपली लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सेकेंड, जब वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूं, ठीक है, सदिश गुणन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो वहां पर आता है आंसर ए बी साइन थीटा। और इसमें डायरेक्शन भी है ना, दिशा भी है ना, तो दिशा के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी बताया था एकांक सदिश। तो यहां पर एक एकांक सदिश जो है वो दिशा को निरूपित करता है। अब इस एन कैप का क्या रोल है, क्यों लगाते हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है, वो भी मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। जहां पर ए और बी क्या है, ए व बी सदिश राशियां हैं, क्या है, और सिंपल ए व बी जो लिखा हुआ है उनके परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और थीटा की अगर बात की जाए, थीटा जो है वो सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोण है। ये बात तो हम जानते हैं पहले से, का कोण एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इट इज थीटा। सो ये सारी चीजें हैं, हमको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी आपको जो दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि सदिशों का जब सदिश गुणन किया जाएगा तो वहां पर जो आंसर आएगा वो हमेशा एक सदिश राशि आएगी, है ना। और सदिशों का जब अदिश गुणन किया जाएगा तो वहां पर जो राशि आएगी वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सदिशों के सदिश गुणनफल में राशि सदिश ही प्राप्त होती है। और अदिश गुणनफल में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में, राशि अदिश प्राप्त तो ये था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, किस तरीके से किया जाता है इसको हम अगली पार्ट में समझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके समझने के लिए इतनी जानकारियां काफी है। बेसिक लेवल पे बातें बताई गई हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया है। डेरिवेशन वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दिए जाएंगे। सो ये चीजें जो है ध्यान में रखें, इनको याद रखें, ठीक है। और इनको रिवाइज जरूर करें घर से एक बार,
और इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें खुद से, है ना। बेसिक लेवल पर अगर आपसे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर हम जब क्वेश्चन आंसर सीखेंगे तब तो आपको करना आ ही जाएगा। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। घर में जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं वेक्टर्स को, तो कम से कम मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि घर में आप उसे डेली जो है उस पर आधारित क्वेश्चंस, पिछली जो चीजें बताई जाती हैं उनको जरूर याद करें। वेक्टर्स से संबंधित तो आप जरूर करें, ठीक है। वेक्टर्स क्योंकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको इस बात का रियलाइज होता रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको आगे जाकर के ये बात गिल्टी हो कि हमने वेक्टर्स को ढंग से पढ़ा नहीं। अभी आप वेक्टर्स के ऊपर कमांड बना लीजिए, आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स आपके समझ में आने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।